वक्त मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए खास कॉन्वर्सेशन लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, क्योंकि अभी सभी के मन में सवाल एक है कि आखिर पैसा कहां लगाएं। जिस तरह की सिचुएशन है, ट्रंप के एक ट्वीट पर बाजार रिएक्ट कर जाता है। अगर यूएस से डेलीगेशन भारत में आए तो हम बाजार में बढ़त देखते हैं, लेकिन जीएसटी जैसे एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो जाता है, इस पर बाजार बहुत ही ठंडा रहता है। एफआईआई पैसा निकालने में लगे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। बाजार सस्ता है या महंगा, ये बहस अभी भी बनी हुई है। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड सभी परेशान है कि पैसा कहाँ लगाए। और ये केवल इन्वेस्टर्स की ही चिंता नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में अपने प्रॉफिट को लेकर के चिंतित नजर आ रही है। उनकी स्पेंडिंग जो है वो नहीं होती हुई कैपेक्स पर नजर आ रही है। तो बहुत सारी चिंताएं हैं और इन सब में इन्वेस्टर्स को उलझन है कि अभी उन्हें क्या करना है। तो इसे दूर करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान, मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जिया। काफ़ी किताबों के लिए मशहूर हैं, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग हम नहीं भूल सकते। जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे वो किताब ज़रूर याद आती है, पर उसके अलावा भी बहुत शानदार लिखते हैं और उस पर तो मैं बात करूँगी ही। लेकिन हाल के वक्त में सौरभ, वेलकम टू मनी 9। आप वो एक्सपर्ट हैं जिसने सरकार से लेकर मेरे जैसे आम आदमी को डरा दिया है, और आपका ये वक्तव्य जो है कि मिडिल क्लास जो है वो डेट ट्रैप में फंस रहा है, और इस क्राइसिस ऑफ मिडिल क्लास को क्या सरकार अनदेखी कर रही है? और जीएसटी और टैक्स कट जैसी खबरें और हम आरबीआई के रेपो रेट कट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स क्या इस क्राइसिस से हमें निकल पाएंगे, ये तो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन सबसे पहले जो एलिफेंट इन द रूम है, ये जो अनसर्टनिटी है, इसमें आगे क्या आपको दिख रहा है? मुझे तो बहुत धुंध नजर आ रही है और इन्वेस्टर को भी धुंध नजर आ रही है। ये धुंध कब छटेगी? आगे का क्या रास्ता है सौरभ? प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया बुलाया अपने प्रोग्राम पे। आपने काफ़ी सारे गंभीर सवाल छेड़े हैं, काफ़ी डिफिकल्ट सवाल छेड़े हैं सुबह सुबह। तो मैं अपना कॉफ़ी पीते पीते प्रयास करता हूँ कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के ज़रिए से कुछ क्लैरिटी शेड कर सकूँ। बट आई थिंक सबसे जो बड़ा मुद्दा है, राइट, सबसे बड़ा मुद्दा, इसके ऊपर हम किताब लिखने का भी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी काफ़ी बात कर चुके हैं, काफ़ी लिख चुके हैं, काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन मिडिल क्लास के जॉब्स को छीन रही है। वो आईटी सर्विसेज में हो, वो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, या मीडिया इंडस्ट्री में हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी आप और हमारे जैसे और हमारे दोस्त रिश्तेदारों की जॉब्स छीन रही है। इंडिया में केवल 40 मिलियन लोग हमारे आपकी तरह या इस प्रोग्राम के दर्शकों की तरह वेल पेड जॉब्स में हैं, और इन 40 मिलियन लोगों के मेहनत से, इनकी कमाई से करीबन और 200 मिलियन लोग, मतलब और 2 करोड़ लोगों को, सॉरी 20 करोड़ लोगों को आमदनी मिलती है। सो 40 मिलियन पीपल मिडिल क्लास कहलाते हैं, अच्छा कमाते हैं। उनके मेहनत से, उनके कमाई से उनके घर में कुक, ड्राइवर, अनेक बाकी विशाल सा इकोसिस्टम 200 मिलियन लोगों को आमदनी मिलती है। हुआ क्या है कि लास्ट 5 साल में इफेक्टिवली कोविड के बाद ये वाला इकोसिस्टम धीमा पड़ गया है, जॉब क्रिएशन इस पर रुक गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त हो रहा है इंडिया में, और हमारे इन्वेस्टिंग कंपनीज एक्चुअली दबा के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे और हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत कम हो रही है, और वेज ग्रोथ, उसके वजह से वेज ग्रोथ, वाइट कॉलर वेज ग्रोथ पे प्रेशर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाती रह रही है, ज़िंदगी के खर्चे बढ़ रहे हैं। ये जो गैप है कि वेज ग्रोथ धीमी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग तगड़ी है, ये जो गैप है, ये मिडिल क्लास इसको बोरोइंग से भर भर रही है, इस गैप को बोरोइंग से फिल कर रही है। और अब जब जॉब्स के ऊपर और प्रेशर आ रहा है, वो बोरोइंग्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तब्दील हो रहे हैं। सो ये है मोटा मोटा सिचुएशन। इसमें ना तो ट्रम्प जी मेन एक्टर है, ना तो भारत सरकार मेन एक्टर है, और ना ही कॉरपोरेट इंडिया मेन एक्टर है। इसके पीछे एक मैसिव सा टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जो इंडियन मिडिल क्लास की ज़िंदगी में एक नई बदलाव ला रही है, एंड फॉर नाउ एक एडवर्स बदलाव ला रही है। इसी वजह से धुंध फील हो रहा है। इसी वजह से अगले 2-3 साल, एज इंडिया डील्स विद दिस चेंज, अगले 2-3 साल मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल टाइम रहेगा। ऑल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, जो फरवरी का मिडिल क्लास टैक्स कट था, और जो ये हाल ही का जीएसटी टैक्स कट है जो अभी हम महसूस करने वाले हैं, ये सही कदम है, राइट डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। लेकिन ऐसे कई सारे कदमों की ज़रूरत पड़ेगी। वी विल नीड मल्टीपल राउंड्स ऑफ टैक्स कट्स एंड इंटरेस्ट रेट कट्स टू हेल्प द मिडिल क्लास डील विद दिस disruptive shock arising from technology.
ओके, सो जॉब्स को लेकर के आपकी चिंता मुझे भी लगता है कि बिल्कुल वाजिब है। वेज ग्रोथ को लेकर आप लगातार कह रहे हैं और अब हम वो होता हुआ देख भी रहे हैं। वी आर स्टक समवेयर। सौरभ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, 2 दिवाली लगातार फीकी रही है, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ सिर्फ अपने घरों में दिए जलाने की नहीं, जो कंपनीज की हम अर्निंग और प्रॉफिट्स वो देख रहे हैं, वहाँ पर एकदम फीकी दिवाली रही है। क्या ये दिवाली इन 2 फीकी दिवाली से बेटर रहेगी? तो देखिए, जीएसटी का कुछ तो प्रभाव रहेगा। अ, और एक वजह है जिससे ये दिवाली शायद थोड़ी बेहतर रहेगी। ये जो गैम्बलिंग पे जो बैन है सरकार की, और मेरे राइट। ख्याल से एफएनओ पे भी टाइटनिंग आने वाली है। काफी सारा मिडिल क्लास का पैसा, ये जुआ, और एक तो रियल मनी गेमिंग का जुआ है, और दूसरा जुआ है एफएनओ का जुआ। काफी सारा मिडिल क्लास का पैसा इसमें बर्बाद हो रहा था। तो ये दोनों एवेन्यूज मेरे ख्याल से बंद होने वाले हैं। रियल मनी गेमिंग तो बंद हो चुका है, एंड सभी जो इशारे कर रहा है, रेगुलेटर जो इशारे कर रहा है, एफएनओ पे भी एक्टिविटी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से घटने वाली है। तो वो दो एवेन्यूज पे जो पैसा खर्च हो रहा था, जो पैसा गवा रही थी मिडिल क्लास, वो पैसा भी शायद कंजम्पशन की तरफ आएगा। तो चार फोर्सेस आपके एक साथ जुड़ जाएंगे। एक तो 1 फरवरी में जो निर्मला सीतारमन जी ने मिडिल क्लास टैक्स कट दिया अप टू 12 लाख अर्न करने वाले के लिए। दूसरा, जो सरकार ने 12% का जीएसटी का स्लैब उड़ा दिया, काफ़ी सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स में जीएसटी घटा दी, 5% कर दिया, या 28 का 18 कर दिया, उसका फायदा मिलेगा। तीसरा, रियल मनी गेमिंग बंद। और चौथा, एफएनओ पर भी खर्चे काफ़ी हद तक घट जाएंगे। सो आई थिंक दिवाली शुड बी बेटर, बट वो एक बैंडेड होगा प्रियंका जी। सफ़र लंबा है, लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम चाहिए इंडिया को अभी। सफ़र लंबा है। दिवाली विल बी बेटर देन द लास्ट 2 दिवालीज, बट दैट्स नॉट सेइंग मच। अभी बहुत काम करना बाकी है मिडिल क्लास के लिए। ओके, एंड यूएस इंडिया ट्रेड डील, अभी ट्रेड डेलीगेशन यहाँ पर यूएस का है और उसको लेकर के हम 2 दिन से देख रहे हैं हमारे इक्विटी मार्केट जो है वो जो 25,000 का एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक मार्केट को इसी ट्रिगर का इंतजार है क्या? क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, बहुत ही फ्लैट टू स्लगिश, फ्लैट टू नेगेटिव जोन में इक्विटी मार्केट्स नजर आ रहे हैं। सौरभ, आप क्या रीड कर रहे हैं अभी? हाँ जी, देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में ना के बराबर है, तो वो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मुद्दा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील हो जाएगी, एंड इट इज नॉट इन अमेरिकाज इंटरेस्ट और इन आर इंटरेस्ट कि ये डील नाकाम रहे। सो यूएस इंडिया ट्रेड डील हो जाएगी, उसमें 2 दिन हम ताली भी बजा लेंगे। बट अंडरलाइंग मुद्दा क्या है कि अगले लास्ट 6 साल क्वार्टर से मतलब 1.5 2 साल से अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में फीकी पड़ गई है। 4 5 6% अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। उसके पीछे वीक कंजम्पशन है। वीक कंजम्पशन के पीछे वीक जॉब मार्केट है, और वीक जॉब मार्केट के पीछे स्ट्रक्चरल चेंज इन टेक्नोलॉजी का असर है। ये वाला जो बड़ा डायनामिक है, ये फट करके जाने वाला नहीं है। और इसलिए अगर आप निवेशक हो इंडियन मार्केट में, सोच समझ के निवेश कीजिए, क्योंकि वैल्यूएशंस ऊपर की तरफ है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत तगड़े वैल्यूएशंस हैं। अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ कमजोर है, और कोई इसका शॉर्टकट से रिकवरी आने के आसार मुझे दिख नहीं रहे हैं। सो लंबा सफर है, ध्यान से निवेश कीजिए। माई सजेशन टू दोज वॉचिंग इज, सोचिए ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर सकते हो नहीं, बिकॉज दुनिया में बाकी देशों में स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया के मुकाबले दुगनी से 3 गुनी है। तो वैल्यूएशंस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली वैल्यूएशंस इन स्मॉल एंड मिड कैप्स इन यूरोप एंड अमेरिका, इंडिया का 1/3 है। आपको 1/3 वैल्यूएशन में दुगनी अर्निंग्स ग्रोथ मिल रही है। भारत सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए हैं लास्ट 3 4 साल में, जिसकी वजह से आपके लिए ओवरसीज इन्वेस्टिंग सस्ती हो गई है, एक्सेसिबल हो गया है, टैक्स एफिशिएंट हो गया है। उसका भरपूर फायदा उठाइए, रादर दैन इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप में सारा पैसा लगा के रखने के लिए। डाइवर्सिफाई कीजिए, फायदा रहेगा आपको मेरे ख्याल से। तो क्या अभी भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप को मांग रहे हैं कि वैल्यूएशन यहाँ पर अभी भी आपको वरिंग लग रहा है? यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बबल बन रहा है, वरिंग लग रहा है आपको? क्या आपका क्या रीडिंग है अभी? तो प्रियंका जी, काफ़ी पहले बबल बन चुका था। वैल्यूएशंस काफ़ी पहले स्मॉल एंड मिड कैप में इन्फ्लेटेड हो चुके थे। सिचुएशन अभी भी वैसी है, कोई बड़ी बड़ी करेक्शन स्मॉल एंड मिड कैप में अभी तक आई नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अर्निंग्स की सिचुएशन अभी भी काफ़ी सीरियस है। सो लार्ज कैप क्वालिटी, इंटरेस्टिंग, इंडिया में लार्ज कैप क्वालिटी इज़ वन एरिया जहाँ पे मुझे उतनी चिंता नहीं है वैल्यूएशंस के। वेल रन कंपनीज जो स्लो डाउन को बखूबी से डील कर रही है, अच्छे कंपनी जो स्लो डाउन से ब्रिलियंटली डील कर रही है, उनके वैल्यूएशन आयरॉनिकली कुछ ज़्यादा ज़्यादा बबल्ड अप नहीं है। बट स्मॉल एंड मिड कैप में काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, काफ़ी चिंताजनक सिचुएशन है।
इंटरेस्टिंगली, एंड दिस इज वाई हमारा जॉब बहुत बहुत दिलचस्प होता है, इंटरेस्टिंगली यूरोप और अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप 26 ईयर लोज पे है, और उनकी अर्निंग्स ग्रोथ इंडियन अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले दुगनी से 3 गुनी है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा आर्ग्यूमेंट बन जाता है। याद रखिएगा, जुलाई 2024 के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन ग्लोबल इन्वेस्टिंग 20 से 12.5 कर दिया था। तो आज के डेट में LTCGT सेम है, आप इंडिया के बाहर निवेश करें या इंडिया में निवेश करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं रही इन ग्लोबल इन्वेस्टिंग। तो फायदा उठाइए। आई थिंक सारे ब्रोकरेज ऐप्स इंडिया में आपको वेस्टर्न मार्केट्स का एक्सेस दे देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए पूरी एवेन्यूज आपके पास उपलब्ध हैं। सर सौरभ, आपने कैपिटल गेन्स टैक्स की बात की, इसको लेकर के भी काफ़ी बहस है, इस पर आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है जब इंडियन इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट में निवेश शुरू किया था तो ज़ीरो टैक्स हम दे रहे थे, राइट? फिर थोड़ा सा बढ़ा 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 और अब हम आ गए हैं 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के भी हमने नियम। आपका क्या व्यू है? क्या इन गेन्स पर टैक्स लगना चाहिए या सरकार को इस पर एक रीथिंक, यहाँ पर भी हम रीथिंक देखेंगे इतने सारे हम बिल्कुल प्लेथोर लगना ऑफ चाहिए। टैक्स कट्स लेके? बिल्कुल लगना चाहिए। आप और मैं जो पैसा कमा रहे हैं उस पर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं ना। तो अगर स्टूडियो में मेहनत करके या फाइनेंशियल सर्विसेज में मेहनत करके हमारे इनकम पे टैक्स लगती है, तो कैपिटल गेन्स पे क्यों ना लगे? तो एक अजीब सी सोच है हमारे देश में। आप जो सोच जो आप एको कर रहे हो, काफी लोगों से सुना है मैंने, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। ओके। अगर लेबर पे टैक्स लगता है, आपके मेहनत पे या मेरे मेहनत पे एज अ प्रोफेशनल हमारे इनकम पे टैक्स लगता है, तो जाहिर है हमारे कैपिटल पे भी लगेगा। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, इंडिया की जो दिशा है, जिस दिशा में हमारी इकोनॉमी जा रही है, हमारी इकोनॉमी हाईटेक इकोनॉमी है। इंक्रीजिंगली जॉब्स, रेगुलर जॉब्स विल बी फ्यू एंड फार बिटवीन, एंड इसलिए सबके लिए एक बड़ा आमदनी का सोर्स बन जाएगा निवेश करके, सेंसिबल निवेश करके। आई थिंक हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एज लाइवलीहुड बिकम्स हार्डर टू जनरेट अपसाइड फ्रॉम, अच्छे जॉब से बड़ा कमाना आने वाले सालों में मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ टेक डिसरप्शन। वैसे माहौल में गिग जॉब्स करके 3-4 जॉब्स होल्ड करके एक अच्छी लिविंग अर्न करना, और उसी उसी पैसे को समझदारी से निवेश करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऑलमोस्ट धर्म जैसा बन जाएगा कि मल्टीपल गिग जॉब्स करो, एक अच्छी आमदनी कमाओ बाय डूइंग मल्टीपल जॉब्स, और फिर उस आमदनी को सोच समझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डालो, कुछ इंडिया में, कुछ बाहर, कुछ प्रेशियस मेटल्स में, एंड देयरफॉर इन्वेस्टिंग बिकम्स अ बिग सोर्स ऑफ मिडिल क्लास इनकम। मिडिल क्लास के इनकम के लिए इन्वेस्टिंग बड़ा सोर्स बन जाएगा। जाहिर है सरकार बोलेगी उसको मुझे टैक्स करना है, जो आपके दर्शकों का जो कैपिटल गेन रहेगा, सरकार बोलेगी मुझे उसको टैक्स करना है, बिकॉज दैट विल बिकम अ ग्रोइंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ द मिडिल क्लासेस इकोनॉमिक अपसाइड। सौरभ, ये बताइए, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, हम जिस तरह की एक गिग इकोनॉमी की तरफ भी रुख कर रहे हैं, लोग अब अपने आप को इन्वेंट करेंगे, नई तरह का काम करना होगा, इन सब में अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें एट दिस पॉइंट राइट नाउ? आपको क्या लग रहा है? अभी जीएसटी रेट कट की हमने बात की डायरेक्ट टैक्स में जो हमें बड़ा बेनिफिट मिला, और आपने कहा यूएस ट्रेड डील आज नहीं तो कल हो जाएगी, हमें उस पर नहीं, हमें अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज पर फोकस करना है। तो ऐसे में अभी इन्वेस्टमेंट का माहौल है, अभी आपको कौन से सेक्टर्स में गेन और किस में पेन दिख रहा है? कुछ स्टॉक्स जो आप हमारे लिए बता सकें कि इस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, इस तरह से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा गहराई में जाते हैं इस मुद्दे में। प्रियंका जी, देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। आपके जो दर्शक हैं, हर एक की अपनी जिंदगी में अपने अपने गोल्स हैं। कुछ के शायद गोल्स होंगे रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाए जाए, कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने के प्रयास में होंगे, कोई कुछ अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे बचाने के प्रयास में होंगे। सम पीपल विल बी ट्राइंग ऑल थ्री, राइट। एंड शायद कुछ खुशकिस्मत लोग होंगे जो अपना गोवा या हिमाचल में विला के लिए पैसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। सो पहली चीज है जो मैंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में काफी डिटेल में समझाया, पहली चीज है आपके जिंदगी में क्या गोल्स है उसको आप पूरे भरपूर क्लैरिटी से लिखिए, या एक फाइनेंशियल प्लानर को हायर कीजिए जो आपको आपके गोल्स पे क्लैरिटी दे। विदाउट क्लैरिटी ऑन योर गोल्स कोई भी प्रकार का निवेश सक्षम नहीं रहेगा। आपको गोल्स पे क्लैरिटी बराबर बनानी है, वो सबसे अहम चीज है, राइट। एंड दैट डोनाल्ड ट्रंप कांट हेल्प यू विद, नाइदर कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प यू विद। आपको अपने आप अपने प्लानर के साथ बैठ के एज अ कपल अपने गोल्स पे क्लैरिटी बनानी है। नाउ वंस यू हैव क्लैरिटी ऑन योर गोल्स, देन यू कैन एसेट एलोकेट, राइट। एसेट एलोकेशन का मतलब हो गया, कुछ आपके पैसे इंडियन इक्विटीज में होंगे, कुछ आपके पैसे ग्लोबल इक्विटीज में होंगे,
कुछ आपके पैसे गोल्ड में होंगे, राइट? तो अगर हम तीन ब्रॉड एसेट क्लासेस लेंगे, ग्लोबल इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज, गोल्ड। बट बिफोर यू डू एनी ऑफ दैट, आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए जहां पे आपकी जिंदगी में जो जो आपका एक साल का खर्चा है वो एक इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अगेन आई स्ट्रेस, जो एक एम्प्लॉयमेंट का माहौल बन रहा है इंडिया में, वो अनसर्टन माहौल बन रहा है। टेक टेक डिसरप्शन भारी है, गिग इकोनॉमी का जमाना आ गया है। तो एक इमरजेंसी फंड बना ले, वो किसी लिक्विड फंड या फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। दैट्स योर बिगिनिंग, दैट्स योर बेस केस, दैट्स योर बेस कॉर्पस। वो आपको जिंदगी के अप्स एंड डाउन से प्रोटेक्ट करेगा। अब आते हैं द ग्लोबल इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज एंड गोल्ड वाला पीस, राइट? इसमें किस पैमाने, किस रेशियो पे एलोकेट करना है, वो और आपका फाइनेंशियल प्लानर डिसाइड करेगा, ठीक है? मेरे केस में जो मैंने किया है, मैंने अपना आधा कॉर्पस ग्लोबल में डाला है, आधा इंडिया में डाला है। गोल्ड में मैंने हिस्टोरिकली निवेश नहीं किया, बट अगर गोल्ड प्राइस करेक्ट करे, मैं सोच रहा हूँ गोल्ड में भी कुछ पैसे लगाऊंगा। बट फिलहाल मेरा गोल्ड में निवेश नहीं है। आई मिस्ड आउट ऑन द गोल्ड रैली। गोल्ड जब करेक्ट करेगी मैं लगाऊंगा, ठीक है? अब मैं ग्लोबल में कहाँ कर रहा हूँ? ग्लोबल में जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा स्वीट स्पॉट मुझे लग रहा है कि यूएस और यूरोप के जो स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं, दीज आर वर्ल्ड क्लास कंपनीज, दे डोमिनेट द वर्ल्ड। 20-30 बिलियन डॉलर मार्केट कैप की कंपनी है। इनकी अर्निंग्स ग्रोथ मुझे 15% डॉलर दिख रही है, 15% डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। और वैल्यूएशन बहुत वाजिब है। 26 साल में सबसे सस्ते वैल्यूएशन में ग्लोबल स्मॉल एंड मिड कैप्स आज उपलब्ध हैं, तो दबा के खरीद रहा हूँ। एंड बैक होम इन इंडिया मुझे क्वालिटी लार्ज कैप्स में बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही है, राइट? हाई क्वालिटी कंपनीज जो आज के डिफिकल्ट माहौल में भी 10-11-12% से अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो ये परिचित नाम होंगे अब सबके लिए, नेम्स व्हिच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर 10 years, एंड एचडीएफसी बैंक बीइंग अ simple example, and Asian Paints being a simple example, a Titan being a straightforward example. So high quality large caps इंडिया में रीजनेबल भाव में उपलब्ध है। वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मॉल एंड मिड कैप रीजनेबल भाव में उपलब्ध है। और यहीं पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं, बोथ आई एज एन इंडिविजुअल एंड हमारे क्लाइंट्स को भी यही हम सलाह दे रहे हैं, उनका पैसा भी यहीं पे हम लगा रहे हैं। ओके, सो आप कंफर्टेबल हैं लार्ज कैप में जिनकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी रही Not है just वो? large cap, just to stress, not just large cap, no PSUs and no low quality large caps. लास्ट ओके। 5 साल में लो क्वालिटी लार्ज कैप्स का बोलबाला रहा है, उससे दूर रह रहे हैं हम लोग। और स्मॉल एंड मिड कैप में पैसा नहीं लगा रहे इंक्रीमेंटली। तो ओके। लार्ज कैप्स में सावधान रहिए। लो क्वालिटी लार्ज कैप्स का लास्ट 5 साल में बोलबाला रहा है। दोज वैल्यूएशंस आर फ्रॉम द रेल्म्स ऑफ फैंटेसी, तो वहां से हम दूर रह रहे हैं। हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स लास्ट 5 साल में वीक रहे हैं। अच्छे फ्रेंचाइजेस जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस ज्यादा चले नहीं है, वहां पे वैल्यू इंडिया में बराबर दिख रही है। तो पेन आप कहाँ देख रहे हैं सौरभ? क्या आईटी में हम पेन देखेंगे? फार्मा इज समथिंग जिस पर अभी तक हमें कुछ भी खबर नहीं मिली और अभी तक ये ठीक कर रहे हैं। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो क्या पेन वाले सेक्टर में आप आईटी को रखेंगे? वहाँ पे रोजगार, जॉब्स को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। और गेन वाले सेक्टर में आप कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे को आय करेंगे क्या? तो देखिए, पहला जो पेन का प्लेग्राउंड लग रहा है, पेन का प्लेग्राउंड मुझे लग रहा है ये सरकारी कैपेक्स वाले स्टॉक, राइट? ओके। तो 2020 से लेके 2024 तक सरकारी कैपेक्स करीबन 30% प्रति वर्ष भागा, राइट? भारत सरकार ने कोविड के दौरान और उसके 2 साल बाद जबरदस्त तरीके से कैपेक्स को प्रोत्साहन दिया। तो 30% से करीबन चार चार आई थिंक 4 to 5 years 30% से सरकारी कैपेक्स बढ़ता रहा। तो रेलवेज पे खर्चा हुआ, सड़कों पे खर्चे हुए, ऑब्वियसली डिफेंस पे खर्चा हुआ। लेकिन लास्ट 2 साल से, एंड आई वुड से वी शुड इंक्लूड दिस ईयर नाउ, इफ यू इंक्लूड द करंट ईयर, लास्ट 3 साल से सरकारी कैपेक्स 10 ट्रिलियन के नंबर पे आके फ्लैट हो स्टक है। गया है, राइट? इस साल भी मुझे लगता नहीं कि 10 ट्रिलियन से ज्यादा कैपेक्स में खर्चा हो पाएगा। उसके कई कई कंपेलिंग रीजंस हैं, मोस्टली कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में, जो कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम है, उसमें उतनी ताकत नहीं है कि 10 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा लगा पाए। तो सरकारी कैपेक्स वाले स्टॉक्स ब्लेजिंग हाइस पे हैं, ऑल टाइम हाइस पे हैं। वहां पे मुझे लग रहा है सबसे बड़ा आशंका है इंडिया में। दूसरा है एनपीए डेवलपमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डेवलपमेंट दबा के हो रही है, स्पेशली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिलेटेड टू पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड इंक्रीजिंगली मॉर्गेजेस रिलेटेड टू वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट, राइट? जो लोग जो टेक में हस्बैंड वाइफ हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे में काम करते हैं, घर खरीदा है, वहाँ पे जॉब लॉसेस हो रही हैं, वहाँ पे एनपीए डेवलपमेंट मेरे ख्याल से तगड़ी आ रही है। सो नॉन बैंक एनबीएफसीज में रिस्क है, बारिंग अ कपल ऑफ हाई क्वालिटी एनबीएफसीज। आई थिंक बाकियों का तो जबरदस्त एनपीए डेवलपमेंट रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। एंड साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स का जो ट्रेजेडी हुआ था
2010 से 17 के बीच में कॉरपोरेट लोन्स को लेके, 2010 से 17 के बीच में जो लोग कॉरपोरेट लोन्स को लेके पीएसयू बैंक का ट्रेजेडी हुआ था, मेरे ख्याल से वो ट्रेजेडी अब दोहराई जाएगी। बट इस बार कॉरपोरेट लोन्स उस ट्रेजेडी के मेन एक्टर नहीं होंगे। इस बार रिटेल लोन्स उस ट्रेजेडी का मेन किरदार होंगे, राइट। तो पहला है गवर्नमेंट कैपेक्स, सेकंड इज एनपीए डेवलपमेंट एज एसेट क्वालिटी डिटीरिएट्स इन द फेस ऑफ दिस टेक ड्रिवन डाउनटर्न। और तीसरा जो एरिया मुझे कमजोर लग रहा है इज इज द होल पीस अराउंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे हम सब ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी काफ़ी ऊंची उम्मीदें थी, होप थी कि सरकार के सपोर्ट के थ्रू मेक इन इंडिया के तहत इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में एक दबदबा बना पाएगा। बट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, नॉट लीस्ट चाइना अपना करेंसी तोड़ के एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स देके चाइना अपने एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बहुत अग्रेसिवली भगा रहा है। और चाइना का रीइमर्जेंस एज अ वाइब्रेंट एक्सपोर्ट हब पोस्ट कोविड हैज सरप्राइज्ड मी। बट उनके सरकार ने बहुत कुछ चीज़ें दी हैं, बहुत इंसेंटिव्स दिए अपने एक्सपोर्टर्स को। हमारा एक्सपोर्ट इकोनॉमी, स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी, दिस इज शूज, क्लोथ्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स, वो उस प्रकार से उभर नहीं पाया जिस प्रकार से स्टॉक प्राइसेस ऊपर भाग गए। ओके, सो आप ये लोन की मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो जो है आप इसको बार बार, मुझे लगता है इसको हमें बार बार ज़रूर डिस्कस इसलिए भी करना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि आपके क्या तर्क हैं कि लोन को लेकर के आप किस तरह की तकलीफ देख रहे हैं, और क्या इसे सरकार नहीं समझ रही? क्योंकि सरकार अब चाहती है कि आप कंजम्पशन बढ़ाइए। अगर कंज्यूमर जाकर के बाहर खरीद रहा है लेकिन वो लोन लेकर ईएमआई के अंडर दबता भी जा रहा है, तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाएगा, राइट? आई तो थिंक हाईएस्ट लेवल्स एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, काफी संगीन सिचुएशन है। आरबीआई भी समझती है। आप आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यूज देखिए प्रियंका जी, लास्ट 3 एफएसआरस आरबीआई ने डिटेल में समझाया है किस हद तक पानी ऊपर आ गया है मिडिल क्लास के लिए, राइट। तो आप दिसंबर 2024 का एफएसआर देखें या जो 2 महीने पहले का एफएसआर देखें आरबीआई का, आरबीआई जो छवि दे रही है, आरबीआई जो छवि दे रही है, आई एम स्पीकिंग ऑफ फ्रॉम मेमोरी। आरबीआई बोल रही है 1 in 4 मिडिल क्लास फैमिलीज के पास होम लोन है, व्हीकल लोन है, एजुकेशन लोन है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है, मल्टीपल पर्सनल लोन्स है, राइट। ये वाला इसके सारा डेटा भी काफी बखूबी से आरबीआई अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यूज में दे रही है। वो दूसरी बात है कि हमारे देश में काफी लोग ये सब चीजें पढ़ते नहीं है, बट मुझे रोमांचक लगता है। और आरबीआई मेरे ख्याल से एक बहुत हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, तो उसका काम मैं डिटेल में पढ़ता हूँ। आरबीआई के एफएसआर में ये छवि क्लियरली आती है ना। उसके ऊपर आपको मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा। अगर मिडिल क्लास फैमिलीज के पास इतने प्रकार के इतने सारे लोन हैं, तो मोटा मोटी उनका ब्याज 11-12% आता होगा। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट मिडिल क्लास चुका रही है मेरे ख्याल से 11-12%। नाउ आई डोंट नो एनीबडी हुज गेटिंग 11-12% पे राइज, राइट। तो लोगों की कमाई हमारे टाइप जॉब में भी 7-8% से ही बढ़ रही है। जो डिलॉयट का सर्वे आता है हर वर्ष, उसमें दिखता है कि कमाई बढ़ रही है 8% से। हाई हाई मिडिल क्लास जॉब्स में भी 8% से कमाई बढ़ रही है। तो अगर 12% का ब्याज भर रहे हो और 8% से आपकी पे राइज आ रही है, तो आप डेट ट्रैप में हो। आपका डेट बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आपकी डेट आपके लाइवलीहुड से ज़्यादा भागेगी एंड इसको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी के महीने में हमने इंडिया के मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का एक्चुअली एक सर्वे किया। जो लोग 30 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, ऐसे 500 फैमिलीज का हमने सर्वे किया, और उसमें दिखा कि 1 in 10 फैमिलीज हैज़ अ डेट बर्डन दैट दे विल फाइंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीपे। एंड ये छवि मेरे ख्याल से आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू की छवि से मिलती जुलती है। एंड हेंस मेरे ख्याल से आरबीआई भी जागरूक है। 1% रिपो रेट कट हो चुका है, मेरे ख्याल से और रिपो रेट कट आने वाले महीने में दिखेंगे हमको। और आपको लगता है करना चाहिए रेपो रेट कट हमें? और मॉर्गन स्टैनली तो कह रहा है कि हम 2 रेपो रेट कट्स देखेंगे अक्टूबर और दिसंबर में। आप अग्री करते हैं? 2 नहीं, मैं तो बोलूंगा 4-5 की जरूरत है। भयंकर सिचुएशन है, इन्फ्लेशन ओके। पिट चुकी है, कोई डिमांड इम्पल्स इस कंट्री में है नहीं, राइट। आपके जो दर्शक हैं, कोई किसी भी मॉल पे चले जाए ये वाले वीकेंड, आप किसी भी मॉल में इंडिया में घूम लें, अगर आपको डिमांड दिख जाए तो मुझे बताइएगा। हमारे वेबसाइट पे आके मुझसे संपर्क कीजिएगा। हम काफ़ी सारे चैनल चेक्स करते हैं। डिमांड इम्पल्सेस कमज़ोर हैं, इन्फ्लेशन सहमी हुई है, ये आइडियल टाइम है और रेट कट्स करने का। एंड नॉट टू, आई वुड से 4 more रेट कट्स आर रिक्वायर्ड, अनदर 1% चाहिए।
एंड फरवरी का जो यूनियन बजट है वहाँ पे और एक लेयर ऑफ मिडिल क्लास टैक्स कट्स की ज़रूरत है। ओके, सो मैं कंक्लूड करूं उससे पहले सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की कि अभी धुंध रहेगी, रिटर्न्स पे हमें प्रेशर नज़र आएगा, अर्निंग जब तक नहीं सुधरेगी, तो एक निवेशक क्या करे? एक वो निवेशक जिसको लग रहा है कि मुझे निवेश करना है, मैं 5,000 रुपये की सिप ही अगर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं अभी शुरू करूँ, मैं अभी रुकूँ? मैं अगर स्टॉक मार्केट में भी एंट्री लेना चाहती हूँ, या मैं ऑलरेडी हूँ और पिछला रिटर्न उतना उत्साहजनक नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना है? योर एडवाइस टू रिटेल इन्वेस्टर। हाँ जी, निवेश अभी शुरू कीजिए इंडियन क्वालिटी लार्ज कैप्स में और ग्लोबल स्मॉल एंड मिड कैप्स में। निवेश अभी शुरू कीजिए, आपको जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अरसा मिलेगा अपने पैसे को निवेश बढ़ाने का। एंड एज आई सेड, इंडियन क्वालिटी लार्ज कैप्स मुझे मुझे उतनी चिंताजनक सिचुएशन नहीं लग रही है। अर्निंग्स ठीक ठाक है, वैल्यूएशंस बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड सस्ते हैं, एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी सिचुएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। वन टाइम पीईजी में आपको वर्ल्ड लीडिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं, 14-15% अर्निंग्स ग्रोथ, 15-16 टाइम्स पी। इंडिया में वैसी चीज़ें तो 20 साल पहले बंद हो गई, वेस्ट में अभी भी उपलब्ध है। एंड एज आई सेड, कूडोज टू द गवर्नमेंट, कूडोज टू आर रेगुलेटर्स। रिफॉर्म्स अच्छे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू एंड आई कैन नाउ एक्सेस द वेस्टर्न वर्ल्ड के अच्छे कंपनीज एट वाजिब दाम, थ्रू ब्रोकरेज ऐप्स, थ्रू वेल्थ मैनेजमेंट ऐप्स, और टैक्स रिजीम आइडेंटिकल है। आप LTCGT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम इंडिया और बाहर के निवेश में मोटा मोटी सेम है, तो अवेल कीजिए। सो स्टार्ट नाउ, बट डोंट फॉर क्राइस्ट सेक्स गो इनटू द स्टफ दैट हैज वर्कड इन द लास्ट 5 years। अगर आपको करना है, डोंट गो एंड बाय स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स विच हैव हैड अ ग्रेट रन इन द लास्ट 5 years। फिर आप उल्टा कर रहे हो। यू शुड बी गोइंग इनटू स्टफ दैट हैजंट डन वेल in the last 5 years, quality large caps, and don't go and buy Nvidia, right? Nvidia जाके मत खरीदिए, हम लोग नहीं खरीद रहे हैं Nvidia, हम वेस्टर्न वर्ल्ड में छोटे कंपनीज में बड़ा निवेश कर रहे हैं। ओके, आपका जो मार्सलस का एक वेल्थ सर्वे जून 2025 में आया था, उसमें आप लोगों ने कहा था, उसकी हाइलाइट्स में लिखा था कि 2020 से 2024 में एक हमने ड्रीम रन देखा, उसके बाद भी 40% जो रिस्पोंडेंट्स थे आपके इस सर्वे में, उनका वो डिससेटिस्फाइड थे रिटर्न से। तो क्या ये डिससेटिस्फैक्शन अपने रिटर्न का जारी रहेगा? क्योंकि अभी जिस तरह की हम सिचुएशन में हैं, आपको लग रहा है कि ये डिससेटिस्फैक्शन आप अभी देखेंगे going forward in few quarters? लवली क्वेश्चन प्रियंका जी। सो वन, लेट मी अटैक इट स्लाइटली डिफरेंटली। इंसान डिससैटिस्फाइड होता है अपने पोर्टफोलियो के साथ नॉट बिकॉज ऑफ रिटर्न्स। इंसान डिससैटिस्फाइड होता है अपने पोर्टफोलियो के साथ बिकॉज जिंदगी में जो उसकी उम्मीदें हैं, जो उसके गोल्स हैं, वो पोर्टफोलियो शायद उसको अपने गोल्स की तरफ ले नहीं जा रहा। एंड देयरफॉर आई स्ट्रेस अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ निवेश इज नॉट लार्ज कैप स्मॉल कैप इंडिया फॉरेन, दैट्स नॉट द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ निवेश। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ निवेश इज आपको क्लैरिटी है क्या कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ, एंड उसको पहले आप मद्देनजर कीजिए, गोल्स को बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर रखिए, फिर निवेश शुरू कीजिए। ओके, सो आपके किताब के नाम जो हैं, मैं उनसे आपसे एक वन वर्ड आंसर चाहूंगी। जब आप कहते हैं गुरुज ऑफ केओस, आपने जो किताब लिखी उसमें बड़े बड़े गुरुज की चर्चा हुई, ये हमारा लास्ट लेग है, बिल्कुल लास्ट लेग है सौरभ, मुझे पता आप बहुत व्यस्त हैं, सुबह सुबह हमने आपको पकड़ लिया है। सो अगर मैं अभी कहूँ गुरुज ऑफ केओस, तो आपके लिए इस समय कौन है गुरु ऑफ दिस केओस राइट नाउ? शंकरन नरेन। ओके, ICICI Pru Mutual Funds. Okay. The unusual billionaires. एशियन पेंट्स। Okay. Coffee can investing. द मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। ओके, सो उनको ये करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके, कॉफी के हाँ कैन जी। में डाल दें और भूल जाएं, अभी निवेश करें। ओके, डायमंड इन द डस्ट, ये मैं जानना चाहूंगी। इसमें हमारा किताब के काफी सारे हीरो हैं, बट हमारा मेन किरदार है राहुल द्रविड़। डायमंड इन द डस्ट पे हमने बोला है कि राहुल द्रविड़ जिस प्रकार से बैटिंग करते हैं, उस प्रकार से आप निवेश कीजिए, लंबा खेलिए, पेशेंट खेलिए, मेंटल टफनेस दिखाइए और एक वर्ल्ड चैंपियन बनिए। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank और you so much. बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि अभी क्या चल रहा है। थोड़ी सी अभी जो है स्ट्रगल, हमें कुछ और दिन देखना होगा, लेकिन अपने आप को इनोवेट भी करना होगा, सरकार को भी कई कदम उठाने होंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, इट वाज ग्रेट लर्निंग फ्रॉम यू सौरभ। ओके, सो ऐसा ना वैसा पैसा के आज हमारे खास मेहमान थे सौरभ मुखर्जिया, और उन्होंने बताया कि आप अपने रिटर्न से कितने संतुष्ट हो रहे हैं, इसका ये आपको तय करना है कि आपको अपने निवेश से कितना रिटर्न चाहिए। आप दूसरे का रिटर्न देख करके, या फिर आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो आपको कहीं
कर्ज के एक ट्रैप में ना फंसा दे और इसी तरह रिटर्न के भी ट्रैप में आप फंस जाते हैं। तो फिर आपको देखना है कि आपने कितने समय के लिए निवेश किया, और शॉर्ट टर्म के पेन से घबरा करके ये कह देना कि इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं, ये सबसे बड़ी गलती करेंगे अपने पैसों के साथ। तो ख्याल रखिए अपने पैसों का, निवेश करते रहिए, इस तरह के गुरुज को सुनते रहिए मनी 9 पर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।